परम श्रद्धेय सोनिया गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, अधीर रंजन चौधरी जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी अजय माकन जी, वेणुगोपाल जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष गोविंद शाह जी, यहाँ पधारे हुए तमाम CWC के माननीय सदस्यगण, पूर्व मुख्यमंत्रीगण, पूर्व केंद्रीय मंत्रीगण, पूर्व प्रदेश के अध्यक्षगण, AIC के तमाम पदाधिकारीगण, सेबी लीडर्स, प्रदेश अध्यक्षगण, अग्रिम संगठनों के तमाम हमारे साथीगण, मेरे प्यारे युवा साथियों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका अपनी ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सोनिया गांधी जी ने और राहुल जी ने इस शिविर का स्थान चुना, राजस्थान उदयपुर। मैं समझ सकता हूँ कि आप सबका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो चेहरे नज़र आ रहे हैं नए पुराने, उससे हम सब गौरव का अनुभव कर रहे हैं। एक नई शुरुआत देश की राजनीति में होने जा रही है। ऐसे वक्त में जब कोई नहीं जानता कि देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा, जहाँ संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हो, लोकतंत्र खतरे में हो, जुडिशरी दबाव में हो, CBI इनकम टैक्स ED का दुरुपयोग हो रहा हो, क्या नहीं हो रहा है, कुछ सुनने वाला नहीं, कुछ समझने वाला नहीं, किसी को आवाम से भय भी नहीं है। हमारे वक्त में हर वक्त कांग्रेस के नेतृत्व लोग क्या कहेंगे, उसके आधार पर लोकतंत्र की भावनाओं की कदर करते फैसले करते थे। कई मुख्यमंत्री होंगे, कई केंद्रीय मंत्री इस्तीफे हो गए। इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है लोकतंत्र। कुछ भी आरोप लगा दीजिए, कितनी संघर्ष कर रही जनता, इनको परवाह नहीं है। ऐसे फासिस्टी लोग धर्म के नाम पे काबिल हो गए देश के अंदर, जो आसान काम है। विचारधारा की लड़ाई अलग है, पर धर्म जाति ऐसी चीज़ है कि आप भड़का सकते हो, दंगे भी, हिंसा कर सकते हो रहा है देश के अंदर। राजस्थान तो टारगेट नंबर 1 अब। जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं वहाँ वहाँ ये टारगेट बना लेते हैं। दंगों का, CBI इनकम टैक्स ED के छापों का आप देख रहे हो। इनके लोग दूध के धुले हुए हैं, कहीं छापा नहीं पड़ेगा इनकम टैक्स का, ED का, CBI का। कितने लोग जेलों में बंद है, कोई सोच नहीं सकता, हमें मालूम ही नहीं है। जिग्नेश मेवानी एक MLA 2500 किलोमीटर ले आ करके उनको आप कैद कर दो, बेल हो तो वापस उसके ऊपर आरोप लगा के वापस जेल भेज दो। ये अपना में उदाहरण है एक। बाकी ऐसी घटना कितनी हो रही है साहित्यकारों के ऊपर, पत्रकारों पर, लेखकों पर, कोई सोच नहीं सकता है। आर्टिकल लिखते लिखते थक गए हैं कई साहित्यकार, लेखक। तो ये हालात बन गए। तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है देश के अंदर। सोनिया गांधी जी सहित 13 विपक्षी पार्टियों ने अपील करी प्रधानमंत्री से, आप प्रधानमंत्री हो, देश में तनाव है, शांति का माहौल है, आप अपील कीजिए शांति की। वो नैतिक साथ नहीं जुटा पा रहे हैं। नैतिक साथ है ही नहीं तो क्या जुटाएंगे। इन हालातों में देश चल रहा है। इसलिए मैं इस मौके पर, ये बहुत मुबारक मौका हमारे लिए इसलिए है, 3 दिन तक हम लोग तमाम वरिष्ठ लोग बैठे अपने अनुभव का लाभ देंगे। नौजवान पीढ़ी के लोग आए हैं, वो अपने फ्यूचर को देख करके कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम के सिद्धांत जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वक्त के हैं,
अमेरिका का वक्त का संविधान है, दुनिया लोहा मानती है। आज देश कहाँ के कहाँ पहुँच गया आज़ादी के बाद में 70 साल के अंदर। इनको शर्म ही नहीं आती कहते हुए कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। इतनी बेशर्मी से बोलते हैं, पूरा देश सुन रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत में ला देंगे। मैं कई बार कहता हूँ कांग्रेस मुक्त तो कभी होगी नहीं। कांग्रेस का इतिहास, उसके कार्यक्रमों के सिद्धांत देश के डीएनए की तरह है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में जिस रूप में हमने देखा है यूपीए गवर्नमेंट को ऐतिहासिक फैसले किए उन्होंने भी। पहली बार अधिकार दिया गया लोकसभा के कानून बना करके, चाहे सूचना का हो, चाहे नरेगा का हो, चाहे फूड सिक्योरिटी का हो, चाहे एजुकेशन का हो, इतिहास में दर्ज है। हमारी खाली कमजोरी है कि हम काम करते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं। और ये इतने झूठे फरेबी लोग हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। कभी गुजरात मॉडल की बात कर लेते हैं। ये आरएसएस और बीजेपी के जो फासिस्ट तत्व हैं, इनका काम यही है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ मैं मुबारक मौके पर सोनिया जी का, राहुल जी का, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि 3 दिन तक गहराई के साथ में, काफ़ी टाइम दिया गया डिस्कशन का, हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जो फैसले होंगे वो हम सब के लिए एक नए संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं तक बात पहुंचाएंगे, तमाम देश की जनता तक, जनमानस तक हमारी भावना क्या है वो पहुंचाने में हम लोग कामयाब होंगे। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। साथियों, इससे पहले कि मैं कांग्रेस अध्यक्षा को यहाँ पर आमंत्रित करूं, 3-4 छोटी छोटी हाउसकीपिंग अनाउंसमेंट्स यहाँ पे करना है। एक तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि 3 बजे, और आप लोगों को जो कार्यक्रम भी बांटा गया है, 3 बजे यहाँ से हम लोगों के सब्जेक्ट स्पेसिफिक मीटिंग शुरू हो जाएंगी। और आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स जिस को अलॉट करे गए हैं, वही सब्जेक्ट्स की आप लोगों को उसी मीटिंग हॉल के अंदर जाना है। और साथ साथ में मोबाइल फोन को बाहर रखने के लिए व्यवस्था करी गई है। तो मीटिंग से पहले कृपया मोबाइल फोन्स अपने आप लोग सब लोग बाहर रखें। मोबाइल फोन्स आप सबके सब लोग बाहर रखें। और रात का डिनर 8 बजे अरावली लॉन्च के अंदर होगा और आप लोग समय के ऊपर अपना कार्यक्रम खत्म करके अरावली लॉन्च में डिनर 8 बजे और एक बहुत अच्छा शानदार कल्चरल प्रोग्राम भी राजस्थान के तरफ से रखा गया है। और आखिरी बात यह है कि कोई भी डेलीगेट के अलावा यहाँ पर इस परिसर के अंदर कोई व्यक्ति ना रहे। स्टाफ भी या और जो दूसरे साथी यहाँ पर हैं उन सब लोगों से अनुरोध है कि सब लोगों के लिए और व्यवस्था इस कॉम्प्लेक्स के बाहर रखी गई है, वहाँ पर जाकर के आप सबके सब लोग आप लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू रिपीट all the 5 points in English now. First of all, soon after this meeting is over, from 3 p.m. onwards, group discussions will start, and all of you are requested to go to your respective group meetings only. Everyone has been allocated a specific group. Please stick to your own group which you represent. Another important thing is, we request you to keep your mobile phones outside the meeting rooms. Lockers have been provided with lock and key facility, and you can keep your mobile phones inside the lockers and lock it. Dinner would be at 8 p.m. at Aravali Lawns, and before the dinner a small cultural program is being presented over there, so we request you to be present on time
at 8 p.m. for the culture program and the dinner. And the last request is, only delegates are requested to stay in this complex. Non-delegates, including the staff, is requested to kindly go out. There's enough arrangement in this hotel complex only, so you can sit there and relax. This entire place is only for the delegates. तो मैं अब अनुरोध करना चाहूँगा हमारे कांग्रेस की अध्यक्षा को कि वो आएं, हमें संबोधित करें और इस ऐतिहासिक नव संकल्प शिविर में हम लोगों को मार्गदर्शन दें। सबसे अनुरोध है जोरदार तालियां बजा करके members of the CWC, Ashok Gehlot, Govind Singh Dotasara ji, friends and colleagues who have come from different parts of the country, I would like to add my welcome to you too. इसको थोड़ा पीछे करना। Our Chintan Shivir in this historic city with such a glorious heritage has as its theme Nav Sankalp. It gives us an opportunity to discuss amongst ourselves the numerous challenges that the country is facing as a result of the policies of the BJP and of the RSS and its affiliates. It is also an occasion to deliberate on the many tasks ahead of us. So it is both a Chintan about national issues and a meaningful Atma Chintan about our party organization. I am well aware that many of our colleagues wanted to be here with us, but we had to limit participation for a variety of reasons. But I'm sure they will understand. And not being here does not in any way devalue the role they are playing in our organization. Friends, by now it has become abundantly and most painfully clear what Prime Minister Modi and his colleagues really mean by their frequently repeated slogan, maximum governance, minimum government. It means keeping the country in a state of permanent polarization, compelling people to live in a constant state of fear and insecurity. It means viciously targeting, victimizing, and often brutalizing minorities who are an integral part of our society and are equal citizens of our republic. It means using our society's age-old pluralities to divide us and subverting the carefully nurtured idea of unity in diversity. It means threatening and intimidating political opponents, maligning their reputation, jailing them on flimsy pretext, misusing investigative agencies against them.
It means eroding the independence and professionalism of all institutions of democracy. It means the wholesale reinvention of history, the constant denigration of our leaders, especially Jawaharlal Nehru, and the systematic moves to distort, deny, and destroy their contributions, their achievements, and their sacrifices. It means glorifying the killers of Mahatma Gandhi and their ideologues. It means the blatant undermining of the principles and provisions of our nation's constitution, of its pillars of justice, liberty, equality, fraternity, and secularism. It means turning a blind eye to continued atrocities across the country on weaker sections, especially Dalits, Adivasis, and women. It means using fear to make the bureaucracy, to make corporate India, to make civil society and sections of the media fall in line. It means more empty slogans, diversionary tactics, and utter silence on the part of an ever so eloquent Prime Minister when the healing touch is most needed. It is not just the undermining of our long-cherished values embodied in the Constitution that are now at grave risk. The fires of hatred and discord that are being ignited have taken a heavy toll on peoples, on their lives. This is having serious social consequences, much more serious than we can even imagine. The vast majority of Indians want to live in an atmosphere of peace, of amity and harmony. The BJP, its cohorts and surrogates, want to keep people in a state of perpetual frenzy and conflict. They constantly provoke, instigate, and inflame. We have to combat this growing virus of divisiveness that is being maliciously and mischievously spread. This we must do at all costs. It is imperative to sustain high economic growth, to provide adequate employment opportunities for the youth. We must generate revenues needed for the welfare programs and improve the standard of living. But the worsening environment on social illiberalism and bigotry shakes the very foundation of economic growth. Starting with the disastrous demonetization on November 2016, the economy has been at a steep downslide. A large majority of MSMEs have been crippled. Unemployment has risen alarmingly, and for the first time, it appears that vast numbers of people have simply given up hope of finding jobs. Whatever support the central government has been able to provide in the past 2 years to people has been on account of most of the UPA programs, and to name just two of them, the Mahatma Gandhi Narega, the employment scheme, and the National Food Security. The sheer tenacity of farmers and their organization compelled the Modi government to repeal the 3 black laws. The Congress Party
stood by them steadfastly throughout their long struggle, both within Parliament and outside. But the promises made by the Prime Minister to the farmers when they withdrew their agitation have yet to be fulfilled. Meanwhile, it looks as if procurement of wheat this year will fall steeply, threatening the very foundations of our national security, food security program. Prices of essential items of mass communication, of mass consumption, like cooking gas, cooking oil, pulses, vegetables, fertilizers, petrol and diesel, continue their upward march, placing an intolerable burden on crores of families. Public sector companies built up with such careful planning with economic and social objectives in mind by earlier Congress government are now being privatized with a vengeance and to a chosen few. This will have disastrous consequences. Among other things, this means that one avenue for assured employment for scheduled castes and scheduled tribe will get totally closed. अब मैं कुछ बातें हिंदी में कहना चाहूँगी। तो साथियों, हमारे इस महान और सशक्त संगठन से समय समय पर अपने लचीलेपन को दर्शाने की उम्मीद की जाती रही है और हर बार हमारे संगठन ने असरदार तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दर्शाई है। एक बार फिर हमसे यह उम्मीद की जा रही है कि हम अपना साहस, हौसला और समर्पण की भावना का परिचय दें। लेकिन आज जो हमारे संगठन के सामने परिस्थितियां उत्पन्न हुई है वे अभूतपूर्व है। असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है, इस बात के प्रति मैं पूरी सचेत हूँ। हर संगठन को न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि बढ़ने के लिए भी समय समय पर अपने अंदर परिवर्तन लाने होते हैं। हमें सुधारों की सख्त ज़रूरत है। रणनीति में बदलाव, ढांचागत सुधार और रोज़ाना काम करने के तरीके में परिवर्तन। एक तरह से यह सबसे बुनियादी मुद्दा है, लेकिन मैं ये भी जोर देकर कहना चाहती हूँ कि हमारा पुनरुत्थान सिर्फ विशाल सामूहिक प्रयासों से ही हो पाएगा और वो विशाल सामूहिक प्रयास ना टाले जा सकते हैं, न ही टाले जाएंगे। यह शिविर इस लंबे सफर में एक प्रभावशाली कदम है। हमारे लंबे और सुनहरे इतिहास में आज एक ऐसा समय आया है जब हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रखना होगा। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है। अब समय है कर्ज उतारने का। मैं समझती हूँ इससे आवश्यक और कुछ नहीं। तो साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि अपने विचार खोलकर रखें।
मगर बाहर सिर्फ एक ही संदेश जाना चाहिए, संगठन की मजबूती, दृढ़ निश्चय और एकता का संदेश। यह निश्चय बरकरार रखना होगा। हाल में मिली नाकामयाबियों से हम बेखबर नहीं हैं, न ही हम बेखबर है उस संघर्ष से या उस संघर्ष की कठिनाइयों से जिसे हमें करना है और जीतना है। लोगों की हमसे जो उम्मीदें हैं उनसे हम अनजान नहीं हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से यह प्रण लेने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हम देश की राजनीति में अपनी पार्टी को फिर से उसी भूमिका मिलाएंगे जो भूमिका पार्टी ने सदैव निभाई है और जिस भूमिका की उम्मीद इन बिगड़ते हुए हालातों में देश की जनता हमसे करती है। हम यहाँ पूरी विनम्रता के साथ आत्मा निरीक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन आज हम तय करें कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम एक नए आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर निकलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस अध्यक्षा के इस प्रेरणादायक उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए हम सब लोग इनका धन्यवाद करते हैं और हम लोगों को पूरी आशा है कि इस नव संकल्प शिविर से ही हम लोगों का आगे का रास्ता शुरू होगा। मैं अब आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने अपने सब्जेक्ट मैटर के रूम्स में आप सबके सब लोग प्रस्थान करें और वहां पर हम लोगों का चिंतन अब शुरू होगा। धन्यवाद।